धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। सिर्फ एक ऐसी समिति जिसमें माननीय प्रधानमंत्री, माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष मेंबरान हों, वही उनका चयन कर सकती हैं। ये क्यों ऐतिहासिक है? ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि आज संस्थाओं पे 360 डिग्री से इस सरकार का प्रहार है, परोक्ष रूप से या सीधे रूप से। प्रयत्न दिन प्रतिदिन अलग अलग तौर तरीकों से होता है। तो पहला पहलू यह है कि एक बड़ी विडंबना और विचित्रता है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर इसी प्रकार की समिति जो आज उच्चतम न्यायालय ने कहा है बैठती है कुछ और संस्थाओं के लिए, लेकिन जो संस्था हमारे गणतंत्रता, हमारे लोकतंत्र की एक प्रकार से सबसे बड़ा पुलिसमैन है कि निष्पक्ष, संतुलित, स्वतंत्र चुनाव हों, उसके लिए ऐसी समिति नहीं होती है चयन के लिए। ये विडंबना नहीं है? दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने कई दशकों पहले ये कहा है कि निष्पक्ष समतल जमीन पर बराबरी के लोगों के बीच में बराबरी कंडीशंस के आधार पर चुनाव होना बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संवैधानिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा है, और अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो आप मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं जो संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं कर सकते। तो एक ऐसा पुलिसमैन जो इस समतलता को, इस निष्पक्षता और स्वतंत्रता को देखता है, उसका चयन आप ऐसी समिति से नहीं करते थे इतने दशकों से। ये इस निर्णय का महत्वपूर्ण पहलू है। तीसरा पहलू कि ये अनायास नहीं हुआ है, ये आसानी से नहीं हुआ है। आज सरकार कुछ भी कहे, ये सरकार के पुरजोर विरोध के बाद निर्णय आया है। सरकार नहीं चाहती थी ये, सरकार ने कभी पहल नहीं की। सरकार जब पहल हुई किसी और के द्वारा तो मानी नहीं, विरोध किया। मैं पढ़ना चाहता हूं उनका जो विरोध था उच्चतम न्यायालय में। बाकी उनका काउंटर एफिडेविट है, वो पढ़ सकते हैं आप डिटेल में, बाकी प्रकाशित हुए, लेकिन कुछ दो चार वाक्य सिर्फ कहूंगा मैं। उन्होंने कहा, कोट, द मैकेनिज्म ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट इज सो रोबस्ट, यानी जो पहले निर्धारित मैकेनिज्म था, द मैकेनिज्म ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट इज सो रोबस्ट दैट नो वन कैन गो रोग एक्सेप्ट फॉर स्ट्रे इंसिडेंट्स. These stray incidents cannot be a ground for the court to interfere. यानी आप माननीय न्यायाधीश महोदय इस प्रक्रिया को न बदलें, क्योंकि आज जो हम करते हैं वो सही है। इसके विपरीत उच्चतम न्यायालय ने कहा है, सही कहा है, महत्वपूर्ण रूप से कहा है, और ये अंडरलाइन करने लायक है, योग्य है। An election commission that does not guarantee rule of law is against democracy. In its wide spectrum of powers, if exercised illegally or unconstitutionally, it has an effect on the outcomes of political parties. And then they go on, Election Commission has to be independent. It cannot claim to be independent, then act in an unfair manner. A person in state of obligation to the state cannot have an independent frame of mind. An independent will not be servile to those in power. And they added that the country needs someone who cannot be bulldozed. ये मेरे वाक्य नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय के शब्द हैं। चौथा पहलू मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कुछ संदर्भ। ये इतिहास आसान है भूल जाना। कई बार ऐसा हुआ है, और विशेष रूप से 2019 में हुआ। मैं खुद उसमें चुनाव आयोग में अग्रणीय पंक्ति में था। हमने लगभग वो जो 2 महीने मिलते हैं चुनाव के दौरान, 1.5 महीने, 20 या 25 बहुत महत्वपूर्ण कंप्लेंट की थी उच्चतम न्यायालय को 2019 के चुनाव के पहले। मजे की बात यह है कि करीब करीब उसमें 15 से ज्यादा कंप्लेंट्स में एक्शन लिया गया। या तो कहा रुकिए, या कहा कि आपको निलंबित करते हैं, या कहा कि कुछ है नहीं, इसमें खारिज करते हैं। जो 3-4 कंप्लेंट्स थी हमारी, माननीय नंबर 1 मुख्य प्रधानमंत्री के विरुद्ध और माननीय नंबर 2 गृह मंत्री के विरुद्ध, उसमें उन्होंने, क्योंकि बड़ी साफ थी कि उन्होंने उल्लंघन किया था आचार संहिता का जो चुनाव में होती है, उसमें चुनाव आयोग ने 1.5 महीने तक निर्णय ही नहीं लिया। फिर मैं उच्चतम न्यायालय गया
तो उच्चतम न्यायालय को आदेश देना पड़ा कि चुनाव तो खत्म होने वाले हैं, भाई निर्णय तो लो। तब निर्णय लिया अंतिम दिनों में, जिसका कोई सार्थकता नहीं बची, व्यर्थ था। आप जानते हैं उसी संदर्भ में एक असहमति प्रकट की गई थी, उन्हीं केसेस के संदर्भ में जिसमें मैं पेश हुआ था। वो एक माननीय चुनाव आयोग के कमिश्नर द्वारा की गई थी, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं। उसके बाद उनको कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, किस प्रकार से उनके विरुद्ध हर प्रकार के आरोप परोक्ष और सीधे रूप से लगाए गए, और अंत में वो एक प्रकार से अपना पद छोड़कर कहीं और चले गए। तो ये सच्चाई है। अब पांचवा पहलू, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आज अगर इस संस्था में निष्पक्षता और स्वतंत्रता की कसौटी के आधार पर इस प्रकार की चयन प्रक्रिया होनी चाहिए जो महत्वपूर्ण है और बाध्य है, तो क्या ऐसा संस्था जो सीधे रूप से राजनीति में आतंक फैला सकती है, राजनीति में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध विशेष रूप से उनको सिलेक्ट कर कर उनके विरुद्ध एक्शन ले सकती है, क्या उसका चयन इसी प्रक्रिया से नहीं होना चाहिए? मेरा सीधा संदर्भ है, संकेत है ईडी की तरफ। आज ईडी आपका राजनीतिक भाई बन गया है, आपका राजनीतिक गठबंधन बन गया है, आपका राजनीतिक हिस्सा बन गया है सरकार का। तीन पहलू हम सब जानते हैं, इस पोडियम से हमने आपको आंकड़े दिए हैं। पहलू नंबर 1, 2014 के पहले और 2014 के बाद 1000% से ज्यादा वृद्धि हुई है ईडी द्वारा केसेस दायर करने में, 1000 से ज्यादा, वो आंकड़े हैं आपके पास। दूसरा पहलू, 95% उन केसेस में से सब प्रतिपक्ष के विरुद्ध हैं। 95, कुछ कहते हैं कि 98, मैं 95 कह रहा हूं, क्योंकि ईडी इस तरफ ही देखती है, सिर्फ उधर देखती ही नहीं है। तीसरा, कि अगर वो जो केसेस हैं जिसमें प्रतिपक्ष के लोग जिनके विरुद्ध ईडी केस शुरू करती है वो पक्ष बदल दें, दल बदल दें, सत्तारूढ़ बीजेपी को ज्वाइन लें, तो बीजेपी की लॉन्ड्री मशीन से सब कुछ सफेद निकल आता है और यही एजेंसी चुप हो जाती है। तो ऐसा एजेंसी का दुर्व्यवहार जो दिन प्रतिदिन हम देखते हैं, मैं समझता हूं सबसे अहम और सबसे अनिवार्य है कि यही नियम, कानून, सिद्धांत लागू हो, तुरंत लागू हो। धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज।